ओके जी, वेलकम बैक बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेशन। और थर्ड सेशन हमारे पास चलेगा टिल 7, ठीक है। और 7 o'clock तक हमारे पास थर्ड सेशन चलेगा। फिर मगरिब की नमाज की ब्रेक होगी आप लोग की 30 मिनट्स की। और फिर उसके बाद हम लोग अपना पूरा सेशन एंड तक 8:45 to 9 तक, मैंने मेरा एस्टिमेशन है कि 8:45 से 9 के दरमियान हमारे पास ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बस हम अपनी अच्छी रखेंगे, क्योंकि आखिर में ना ये स्पीड अप है, मतलब ये सारी स्पीड वाली आखिरी 10-20 पेजेस बहुत स्पीड वाले हैं। आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल पैकेट हेडर आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें पैकेट हेडर के अंदर होती हैं। तो सारी डायग्राम्स वाला जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। सो लेट्स बिगिन। कहाँ थे हम लोग यहाँ पे अब? बहुत बाकी है। नहीं करना है बस। आज ये कंप्लीट करके ही उठेंगे हम, ठीक है। ज्यादा है, हो जाएगा। तो आप लोग मेंटली स्ट्रांग रहेंगे बस। ओके, बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है, आई थिंक कायरा हैज अ वॉशिंग मशीन एंड अ रेफ्रिजरेटर। आगे फर्दर बताया जा रहा है, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग अ वॉशिंग मशीन एज एन एग्जांपल। तो आपने बता दिया बच्चों, एम्बेडेड सिस्टम आपके पास क्या करता है? इट्स अ सिस्टम हैविंग माइक्रो प्रोसेसर दैट, उस्मान अच्छा 2 मिनट देना बेटा। दैट परफॉर्म्स वन स्पेसिफिक टास्क। और उसने बोला कि एक एग्जाम्पल भी दे दो, तो बच्चों एग्जाम्पल आप लोग बता दें। एंड दैट एग्जाम्पल बच्चों कैन बी ओनली कंट्रोल्स द प्रोग्राम फॉर वॉशिंग। वॉशिंग मशीन एम्बेडेड सिस्टम मेक बोथ रैम एंड रोम। तो रैम के अंदर बच्चों वो बता रहा है क्या आ सकता है आपके पास। तो रैम के अंदर बच्चों करंट इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। करंट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? क्या आपको किस तरह ड्राई वॉश करना है या कोई और, मतलब वॉशिंग के ही ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो हमने यहाँ पे कर दिया स्टोर चॉइसेस द यूजर एंटर्स। ठीक है। और रोम के अंदर क्या होगा? ऑफ कोर्स बूटअप इंस्ट्रक्शंस होंगे हमारे पास, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होंगे हमारे पास, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग साइकिल।
आगे बता रहे हैं आप लोगों को कि explain why the system temperature in her रेफ्रिजरेटर मस्ट बी कैप्ट बिटवीन टू, आप लोग को डिग्रीज दे दी गई हैं, इसके दरमियान होना चाहिए. माइक्रो प्रोसेसर इन द रेफ्रिजरेटर टर्न्स ऑन द कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई एंड टर्न ऑफ द कूलिंग व्हेन द टेम्परेचर इज टू लो. एक्सप्लेन व्हाई द सिस्टम इन द रेफ्रिजरेटर इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम नॉट एन मॉनिटरिंग सिस्टम. तो आपने बता दिया बच्चों, बिकॉज सिस्टम इज यूजिंग output as an input called as feedback system. तो ये फीडबैक सिस्टम है हमारे पास. फर्दर action is taken place when temperature is out of range. तो एक एक्शन टेक प्लेस किया जा रहा है जब आपके पास आपका टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज है. तो दैट्स वाई ये आपके पास क्या है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम है इंस्टेड ऑफ द मॉनिटरिंग वन. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अब यहां पे जरा. एक डिवाइस बतानी है आप लोगों ने, मोस्ट सुटेबल फॉर एंटरिंग पासवर्ड इनटू अ कंप्यूटर कीबोर्ड. वी कैन गो विद दैट. अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अब ऐसे ही सवाल आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. लाइक यू नीड टू पिक एनी ऑफ द डिवाइस ऑन द गिवन सिनेरियो. An input device most suitable to convert the hard copy of the document into digital one. Scanner. More likely is 2D scanner you can write. Which output device would be most suitable to allow shoppers to listen to an announcement? Speaker. अब आप लोगों को पिक करना है यहां पे कौन सी मेमोरी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है. रोम प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी. हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेकेंडरी. विच स्टोरेज डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू? प्राइमरी या फिर मोर स्पेसिफिकली रोम एंड रैम? रोम और रैम जो है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है आपके पास. ठीक है, सो यू कैन राइट प्राइमरी स्टोरेज. एंड यू कैन मेंशन, बच्चों आप लोग बता सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज में यू आर टॉकिंग अबाउट रैम एंड रोम. गिव 3 storage examples that are described as non-volatile because the data is kept when the system is being turned off. 3 डिवाइसेस का नाम बताना है जो आपके पास परमानेंट स्टोरेज आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं. रोम जी, सेकंड हार्ड डिस्क, एंड थर्ड वन एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ आप लोग यहां पे जा सकते हैं. लेट्स मूव ऑन. व्हाई डज कंप्यूटर सिस्टम नीड रैम एंड रोम? मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोग को यहां पे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रैम एंड रोम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पे. रैम stores all the programs that are currently in use. All system and application
softwares are loaded in RAM before execution. RAM is volatile memory. और volatile memory का मतलब क्या है? इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज. ठीक है. एंड सेम अब आप लोगों को यहां पे रैम रोम के बारे में भी बताना होगा. रोम आपके पास क्या स्टोर करती है? बूटस्ट्रैप, बायोस. तो रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरिंग BIOS और मोर स्पेसिफिकली वो इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है हमारे पास? बूट्स ट्रैप इंस्ट्रक्शन. bootstrap instructions are used bootstrap instruction are used to load operating system into RAM when system starts. तो जब आप लोग का सिस्टम स्टार्ट होता है बच्चों, बायोस और के अंदर एक इंस्ट्रक्शन होते हैं बूटस्ट्रैप. तो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप आप ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से और रैम के अंदर लाके क्या करवा देते हैं? स्टोर करवा देते हैं. तो दैट्स द फंक्शन ऑफ रोम. के अंदर आपके पास ये फंक्शन, ये फीचर अवेलेबल होता है. आगे बात करते हैं. यहां पे आपके पास बता रहा है ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है. आप लोग को बताना है मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में क्या चीज है ट्रू है, क्या चीज है फॉल्स है. यूजेस लेजर लाइट टू क्रिएट पिट्स एंड बम्स. पिट्स एंड लैंड्स या पिट्स एंड बम्स आपके पास, तो दैट इज फॉल्स. ये तो ऑप्टिकल के अंदर होता है हमारे पास. डाटा इज स्टोर्ड ऑन प्लेटर. तो प्लेटर्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, दैट्स ट्रू. एंड हार्ड डिस्क ड्राइव is a type of magnetic storage. So yes, that's also true. Uses resistors and control and floating gates. False. SSD use करता है बच्चों ये सारी चीजें. You has a read write head that moves across the platter. So yes, that's true. एक सवाल आ सकता है बच्चों आप लोग के पास, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है. एग्जामिनर माइट आस्क यू इन द एग्जाम के एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क. तो इन दोनों की वर्किंग आपके पास एग्जाम में एग्जामिनर आप लोगों से डायरेक्टली क्या कर सकता है? पूछ सकता है. ठीक है. तो इनकी वर्किंग आप लोग को आनी चाहिए. अगेन मैं पॉइंट्स के अंदर लिखवा देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में ये सारी बातें याद रहे आपको. बस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक मेरा सवाल ऐसे ही, कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिस्क एंड डिस्क. डिस्क और डिस्क में फर्क क्या होता है? अच्छा, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, मैंने सवाल कर लिया. एक्चुअली बच्चों कोई वैसे फर्क नहीं होता. बस हार्ड डिस्क के लिए ना हम लोग के मतलब ये डिस्क यूज कर रहे होते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए, और ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? DISC हम लोग क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं. तो बस एक छोटा सा पॉइंट है ये आपको. ये एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये कंप्यूटर साइंस के अंदर ये चीज अप्लाई की जाती है. तो वर्किंग ऑफ एन हार्ड डिस्क ड्राइव, सबसे पहले हम लोग बताएंगे यहां पे कि हमारे पास क्या होता है. इट्स अ मेटेलिक डिस्क कोटेड with magnetic material
This is सर नुमान से पेंसिल लेकर आ, बोले सर पेंसिल मांगो। चल गई फिलहाल तो चलिए। This is divided into tracks and sectors intersection of this is called block. Data is read and write using a head attached to an actuator or and moves forward slash backward. Disk rotates with the help of rod called spindle. We have multiple discs, each having its own read, write, head. Disk rotation is unison. यूनिसन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो, ऑल टुगेदर, एक साथ सब क्या करती है, ऑल टुगेदर विद सेम स्पीड। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास बेसिक सी वर्किंग है ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। डिस्क है, डिवाइड कर दिया जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर में, एक सेक्टर इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाता है ब्लॉक। डाटा रीड राइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेड अटैच टू एन एक्चुएटर आर्म, जो इसको मूव करवाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर इस डिस्क को बच्चों ये रोटेट भी हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ अ रॉड एंड दैट रॉड इज कॉल्ड स्पिंडल। आपके पास एक डिस्क नहीं होती है, मल्टीपल डिस्क होती है, और आपके पास हर डिस्क का अपना रीड राइट हेड होता है। और ये डिस्क जब रोटेट करती है तो इनकी मूवमेंट क्या होती है, यूनिसन होती है। यूनिसन का मतलब
कि सारी डिस्क एक साथ एक टाइम के ऊपर क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका एग्जामिनर कैन आस्क यू द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल डिस्क एज वेल। तो ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है आपके पास, यहां पे डिस्क की स्पेलिंग क्या होती है मैग्नेट ऑप्टिकल के लिए, DISC, और हार्ड डिस्क के लिए मैग्नेटिक के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, DISK। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, ये एक डिफरेंस है आप लोगों को, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी आप लोग लिखते हो तो आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई कभी हम SC लिखते हैं, कभी SK लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। तो डिस्क मेड अप ऑफ पॉली कार्बोनेटेड मटेरियल। पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल का मतलब प्लास्टिक की डिस्क होती है भाई, हैविंग कौन से ट्रैक्स होते हैं हमारे पास, स्पाइरल ट्रैक्स। देन वी हैव लेजर इंजेक्टर, is used to inject laser light that passes through series of mirrors to focus laser light. When laser light hit disk surface, it's called pits and reflected laser is called as lens. Data is read slash write in the form of pits and lens. The reflected laser intensity is checked by a sensor called photodiode. To decide it's a 0 or 1. ठीक है, तो बच्चों दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल डिस्क जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक पॉलीकार्बोनेटेड डिस्क होती है, स्पाइरल ट्रैक्स होते हैं, लेजर लाइट यूज की जाती है, लेजर लाइट को पास किया जाता है सीरीज ऑफ मिरर से ताकि लेजर लाइट फोकस हो जाए। जब लेजर लाइट हिट करती है डिस्क की सरफेस को, इट्स कॉल्ड पिट्स। जब रिफ्लेक्ट होती है लेंस कहलाते हैं, और डाटा रीड राइट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लेंस। जब रिफ्लेक्टेड लेजर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो 1 होता है, इंटेंसिटी बिल्कुल कम होती है तो आपके पास इसका मतलब क्या स्टोर हुआ होता है, वहां पे 0 स्टोर हुआ होता है। और
ये चीज डिटेक्ट कौन करता है आपके पास? विद अ सेंसर, एंड दैट सेंसर इज कॉल्ड फोटोडायोड कहलाता है हमारे पास। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट वॉच है बच्चों, ये रिसेंट सवाल है बहुत। स्मार्ट वॉच हैज अ बिल्ट इन इनपुट आउटपुट डिवाइस, आइडेंटिफाई टू इनपुट डिवाइसेस दैट कैन बी बिल्ट इनटू अ स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच, टच स्क्रीन आप लोगों ने पहला बताया मुझे, बिल्कुल इट्स एन इनपुट डिवाइस दैट वी कैन हैव टच स्क्रीन। अनदर इनपुट डिवाइस फॉर अ माइक्रोफोन, ओ फॉर अ माइक्रोफोन आपने बिल्कुल बताया था, तो माइक्रोफोन कैन बी स्मार्ट वॉच के अंदर यूज किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा लोग बात करते हैं डिजिटल वॉचेस के अंदर भी, तो माइक्रोफोन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट वी कैन हैव। वन आउटपुट डिवाइस दैट वी कैन हैव, स्पीकर कैन बी बच्चों वन ऑफ देम। क्या आपका कोई नोटिफिकेशन आ रही है, कुछ हो रहा है तो आपको हल्की सी आवाज आ गई, तो स्पीकर कैन बी वन ऑफ देम। स्मार्ट वॉचेस के अंदर वो बता रहे एक्सप्लेन द नीड ऑफ रोम। रोम की क्या नीड होगी बच्चों? वही नीड है, बायोस, बूटस्ट्रैप एंड ऑल दैट। लिख दें जल्दी से। स्टोरिंग बायोस, bootstrap instructions to load OS in RAM when watch starts। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बच्चों स्मार्ट वॉच का यूजेस टेक्स्ट मैसेजेस एप्लीकेशन दैट रिसीव डाटा फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। बोले क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताओ, क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है बच्चों? क्लाउड स्टोरेज ऑफ कोर्स डाटा दैट इज स्टोर्ड रिमोटली, रिमोटली आपके पास स्टोर किया गया होता है क्लाउड स्टोरेज, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो मैंने यहां पे यही बताया, दीज आर द सर्वर्स। क्लाउड स्टोरेज के आपके पास क्या होते हैं? ये सर्वर्स होते हैं दैट अलाउ डाटा टू बी एक्सेस्ड रिमोटली। ये सर्वर मैनेज कौन करता है? सर्वर्स आर मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी, लाइक इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट, इट कैन बी वन ड्राइव, इट कैन बी गूगल, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है ब्रांड का नाम आप लोग यूज नहीं कर सकते। सर्वर्स आर मैनेज्ड बच्चों बाय थर्ड पार्टी एंड डाटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंटरनेट। डाटा कैन बी एक्सेस्ड using internet। गिव टू बेनिफिट्स बच्चों ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज की दो फायदे, दो फायदे। मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बेनिफिट तो है कि आप लोग विदाउट एनी नीड आप लोग कर सकते हैं बच्चों। नो नीड, first benefit that we have, no need to maintain complex data servers। आप लोगों को कोई डाटा का सर्वर नहीं बनाना, कोई आप लोगों को कोई स्टोरेज नहीं रखनी है, आप लोगों को कोई बैकअप मेंटेन नहीं करना। हर चीज क्या हो रही है? थर्ड पार्टी कर रही होगी आपके पास, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग अपनी चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, रिसोर्सेस कैन बी इंक्रीज्ड, दे कैन बी डिक्रीज एज वेल, जब दिल चाहे आप क्या इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज पर नीड। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जब यहां पे अब
थोड़ा सा एक्सप्लेन आप इसी चीज को अपनी वर्डिंग में फर्दर कर दें, मतलब पॉइंट्स दो ही रहेंगे, इसी चीज को आप थोड़ा सा ना अपनी वर्डिंग में और एक्सटेंड कर दें, दैट्स मोर देन फाइन, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस चीज के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों को बच्चों एसएसडी और आप लोग के पास क्या आ रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में एक सवाल आ गया, आप लोग को बताने कौन सा क्या होता है। इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ रीड एंड राइट साइकिल्स। तो एनीवन, लिमिटेड नंबर ऑफ रीड एंड राइट साइकिल्स। एचडीडी एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, गलत जवाब, दोनों, बोथ। रीजन, लिमिटेड नंबर मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों की मेमोरी फिक्स होती है। ऑफ कोर्स फिक्स, अनलिमिटेड मेमोरी तो किसी में भी नहीं होती। आपने कभी सुना है आपके दोस्त ने आपको लाके हार्ड डिस्क दियो और उसने बोला ये अनलिमिटेड मेमोरी है? नहीं होता। वो बताएगा 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है, 3 टेराबाइट है, व्हाटएवर 4 टेराबाइट है आपके पास, वो एक लिमिट करेगा आपको। तो यही चीज पूरा लिमिटेड नंबर ऑफ रीड राइट साइकिल्स। तो ऑफ कोर्स दिस इज बोथ, दोनों है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हार्ड डिस्क की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मूविंग पार्ट। हार्ड ड्राइव में, एचडीडी में मूविंग पार्ट होता है, एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल, ये कौन बताएगा? दोनों, दोनों नॉन वॉलेटाइल है, दोनों परमानेंट स्टोरेज है। कैन बी यूज एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस फॉर द बैकअप। मैंने आपको बताया था बैकअप में एक आएगा सिर्फ, बैकअप हार्ड डिस्क ड्राइव। रिमेंबर, जब भी बैकअप की बात हो तो यू ऑलवेज गो विद हार्ड डिस्क। एसएसडीज के अंदर बैकअप नहीं लिया जाता। सर क्यों नहीं लिया जाता? इनका इंड्योरेंस लेवल बहुत कम होता है। सर इंड्योरेंस लेवल क्या होता है? इंड्योरेंस लेवल इज द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस टू होल्ड द डाटा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ज्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए आप लोग के पास डाटा होल्ड एसएसडी नहीं कर सकती, क्योंकि वो चार्जिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल काम है। तो बैकअप के लिए हमेशा सबसे बेस्ट क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है। आजकल की दुनिया में भी, इतने मॉडर्न जमाने में भी, जब फेसबुक और ये जितने भी आप लोग के जाइंट डाटा सेंटर, गूगल, ये सब बैकअप मेंटेन करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर रिलाई करते हैं लोग, एसएसडीज के साथ नहीं जाते। ठीक है, यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो बच्चों दैट इज ऑफ कोर्स एसएसडी। ये बोला ऑप्टिकल स्टोरेज की दो एग्जांपल्स बता दो। सीडी, कुछ और भी आगे बता देना, सीडी के आगे, सीडी रोम सही है, और क्या? डीवीडी रैम। ठीक है, कोई भी एग्जांपल मांग रहा है वो, डीवीडी रैम। बच्चों सवाल आ गया, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल गेट एंड फ्लोटिंग गेट। एनीवन? जी, सिलेबस के अंदर ना अलग से एसएसडी, तो उसने लिखा है कि एसएसडी की वर्किंग आनी चाहिए। एसएसडी की वर्किंग के बाद उसने अलग से बड़ा बड़ा लिखा है कि एसएसडीज की वर्किंग के अंदर मेन कंपोनेंट तो यही दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं, कंट्रोल गेट और आपके पास फ्लोटिंग गेट। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए होते क्या है। तो बच्चों फ्लोटिंग गेट क्या करता है आपके पास, देखिए ये दोनों यूज किए जाते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एसएसडी। ठीक है, नहीं बता रहा था। तो फ्लोटिंग गेट बच्चों क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, और कंट्रोल गेट क्या करता है? उनको जब होल्ड करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, तो कंट्रोल गेट इसलिए काम यूज किया जा रहा होता है आपके पास। तो मैं आप लोगों को फ्लोटिंग गेट की एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटी सी एग्जांपल है। मैंने क्या करा, मैंने बराबर वाला यहाँ पे एक रूम था, इसके बराबर मैंने रूम ओपन कर, मैंने आपको क्लास में भी दी थी एग्जांपल। मैंने बोला वहां पे गेमिंग हो रही है, आप लोग क्या करेंगे? सब जल्दी भागेंगे। जैसे आप लोग कमरे गए, मैंने पीछे कुंडी लगा दी, तो आप लोग उस रूम में बंद हो गए। तो रूम क्या है? फ्लोटिंग गेट है वो। अब बाहर मैं खड़ा हूं, मैं कंट्रोलिंग गेट हूं, मैं बताऊंगा कौन अंदर जाएगा। बचरा भागते हुए, एक और किसी बच्चे को पता नहीं था, हमारे पास अहमद भी आ गए। अहमद बोला सर गेमिंग हो रही, बोला हाँ, गेट खोला, बोला अंदर जाओ। जैसे मैं फिर मैंने बंद कर दिया। तो कंट्रोलिंग गेट मैं हूं, और अंदर ही सारे बच्चे क्या है? फ्लोटिंग गेट है। तो फ्लोटिंग गेट स्टोर करता है डाटा, और कंट्रोलिंग गेट ऐड या रिमूव करना हो तो कंट्रोल। मैंने बोला, अब सब बच्चों ने बोला यार 2 घंटे हो गए, अंदर बंद है, छोड़ दो। मैंने खोल दिया गेट, तो कंट्रोलिंग गेट खोल दिया, निकल गए बाहर। बोला अब नए बच्चों को पकड़ूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट, इसके बारे में लिख लें जरा जल्दी से। फ्लोटिंग गेट is the storage component मैंने खुद ही ये सवाल बनाया था, तो आई थॉट के बच्चों को पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोनों को, दोनों की ना, कि फ्लोटिंग गेट क्या करता है और कंट्रोलिंग गेट क्या करता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन दैट एग्जामिनर माइट आस्क। सिंस मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि
मैं आज की क्लास में पूरा सिलेबस करवाऊंगा, तो सिलेबस के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट होगी ये दोनों चीजें, तो ये बड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए। फ्लोटिंग गेट इज स्टोरेज कंपोनेंट दैट होल्ड्स चार्ज, और चार्ज होल्ड करने का मतलब क्या होल्ड कर रहा है, ये डेटा होल्ड कर रहा है आपके पास। वाइल कंट्रोल गेट is the mechanism that controls whether electrons are added or removed। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। अभी मैं इन दोनों को आगे भी डिस्कस करूंगा डायग्राम वाले चैप्टर के अंदर भी, जो आखिरी टॉपिक कराऊंगा तो मैं इसकी डायग्राम बनवाऊंगा। एसएसडी की आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा डायग्राम बना के दिखाएं, तो वो डायग्राम बनाना आप लोग को एसएसडी की आनी चाहिए, तो लास्ट में वो भी बनाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। यहां पे कॉपी कर लिया आप लोगों ने? लेट्स सी, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम डाटा इज एक्सेस लोकली या रिमोटली? रिमोटली। क्लाउड स्टोरेज के अंदर डाटा एक्सेस किया जाता है बच्चों रिमोटली। टू बेनिफिट ऑफ स्टोरिंग डाटा बच्चों इन अ क्लाउड स्टोरेज, तो वो हमने पहले भी बात करी थी। तो यहां पे हमारे पास रिसोर्सेस कैन बी इंक्रीज्ड और decreased anytime further। बैकअप बच्चों क्या होता है आपके पास ऑफ डाटा इज मेंटेन्ड फर्दर बच्चों कैन बी एक्सेस्ड from anywhere in the world। You just need internet बच्चों to access। बोले दो ड्रॉबैक भी बता दो। पहला ड्रॉबैक तो बच्चों यही है, इंटरनेट नहीं है तो डाटा एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो ऑलवेज required internet to access data। सिंस बच्चों कल को एक मैसेज आया आप लोग के पास और गूगल मतलब वन ड्राइव वालों ने मैसेज करा कि भाई हमारा सारा डाटा हैक हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस कोशिश करेंगे इसको सेव कर लें। और तो इसका मतलब थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उनका सर्वर हैक हो गया तो आपका डाटा भी गया, गॉन। तो हमने यहां पे नोट कर लिया, सिंस डाटा इज stored by third party, so it can be hacked or you can also have बच्चों प्राइवेसी इश्यूज एज वेल। आप कोई डाटा है, कोई अकाउंटिंग डाटा आप किसी दुनिया को शो नहीं करना चाह रहे कि क्या आपका फाइनेंस चल रहे, तो लेकिन स्टिल थर्ड पार्टी को फिर भी आपका डाटा, वैसे करते नहीं है अच्छी कंपनीज, लेकिन कोई ऐसी लोकल कंपनी थी क्लाउड स्टोरेज की, उन्होंने बोला चलो
ओ इनको करोड़ों का फायदा हो रहा है, थोड़ा सा इनको कुछ करो, आगे पीछे कुछ देखो, ठीक है। तो प्राइवेसी इश्यूज भी आपके पास कभी कभार आ सकते हैं। आगे बच्चों बता रहा है आप लोग को कि सर्किल ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है। मतलब ये वर्ड प्रोसेसर मतलब ये एमएस वर्ड की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, तो इसने क्या नाम रखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसर रखा हुआ है। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है फिर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक्सीलेंट। वही डेटाबेस, अब ये कौन सा डेटाबेस है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन खैर वी कैन काउंट इट। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर बच्चों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यस। एंटी मेलवेयर, एंटी मेलवेयर चले। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बैकअप नहीं है। डिस्क रिपेयर बच्चों नहीं होता, ये सब बाकी जितने भी बचे सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया, इनडायरेक्टली आपको यहां पे ये भी पता चल गया, दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये आप लोग के पास। तो ये बात अपनी माइंड में रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। automatic door system count the number of chocolate bars that are made at the end of the production. The system includes the sensor position above the conveyor belt. बच्चों identify one appropriate type of sensor that can be used. बच्चों प्रोडक्ट आएगा तो उसको, जैसे प्रोडक्ट आए तो उसको वो चेक करने के प्रोडक्ट आ गया नहीं आया, बेल्ट के ऊपर मोशन तो नहीं, नहीं ना। इंफ्रारेड या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैं डिस्टेंस मैं नापूंगा, मैं समझो ये मेरी बेल्ट जा, ये बेल्ट जा रही है, मैंने डिस्टेंस नापा, बोला नहीं अभी मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा दें, मैं सेंस करता रहा, जैसी मैंने हिट करा सेंसर ने सेंस कर लिया, या तो इंफ्रारेड लिख दे या फिर क्या प्रोडक्ट लिखा हुआ है या आगे बढ़ता जा रहा है, अब वापस प्रोडक्ट चला गया, फिर घूम के बेल्ट के ऊपर फिर आया, तो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं ना मैं बार बार। तो इंफ्रारेड या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। एक बेल्ट के ऊपर प्रोडक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है आपने, तो आई एम गोइंग बच्चों विद इंफ्रारेड, सेम प्रॉक्सिमिटी ऑलमोस्ट सेम। Second automated system removes chocolate bars with an incorrect weight from the production line. Describe the role of the actuator in this बच्चों। तो एक्चुएटर का सिर्फ रोल बताना है, तो माइक्रो प्रोसेसर, अब ये वही प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या हुई है, आगे से स्टार्ट हुई है। अब वो सेंसर ने सेंस करा, ये करा, कन्वर्ट करा, वो सब कोई बात नहीं कर रहा, माइक्रो एक्चुएटर की बात करनी है डायरेक्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर sends signal to an actuator if, कौन से केस में, if incorrect weight। एक्चुएटर परफॉर्म्स फिजिकल, फिजिकल का वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, मैकेनिकल सही रहेगा, क्योंकि एक आपके पास इलेक्ट्रिक काम हो रहा है, दूसरा मैकेनिकल काम हो रहा है। परफॉर्म्स मैकेनिकल टास्क by removing chocolate from the belt। दो फीचर्स बताने आप लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम्स के, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स वन स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क
कंज्यूम्स लेस पावर। ठीक है, तो पावर भी बच्चों आपके पास एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है, कम कंज्यूम करता है आपके पास एज कंपेयर टू द अदर डिवाइसेस। तो इसका टास्क ही इतना होता है, छोटा सा टास्क होता है इसके अंदर, तो इसकी पावर कंजप्शन भी कैपेसिटी क्या होती है आपके पास, कम होती है। वन ड्रॉबैक, अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है इन्हें। जो अपडेट, अगर रिपेयरिंग कॉस्ट या अपडेशन, एक तो अपडेशन मुश्किल है, रिपेयरिंग कॉस्ट इनकी बड़ी वो होती है, इतनी होगी कि आप नई डिवाइस लेके लगा दो। ठीक है, तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं मेजर। सो डिफिकल्ट टू अपडेट। अनदर ड्रॉबैक बच्चों इस, ये भी आप लोग के माइंड में होना चाहिए, एम्बेडेड सिस्टम्स को इजी टू हैक, इनको हैक करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, एक दफा आप नेटवर्क के अंदर आ गए, यू कैन हैक द सिस्टम्स। और ये भी एक और ड्रॉबैक है, रिपेयरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अ न्यू डिवाइस। और हम अभी से 15 मार्कर का सवाल मत करो, और हम अभी से 15 मार्कर का सवाल कर रहे हैं बेटा, वो पेपर 1 के बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तभी मैंने P2 की वर्कशॉप रखी मैंने 2 दिन इसलिए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा 15 मार्कर के ऊपर आप लोग को टाइम और स्पेंड किया जाए आप लोग का। हमने काफी वैसे टाइम स्पेंड करा है, हमने आज तक के तकरीबन सारे क्वेश्चन ही करे, ठीक ठाक क्वेश्चन करे, हमने 6 क्वेश्चन हमने क्लास में करे। स्टिल मैं आप लोगों को वर्कशॉप के अंदर भी 4-5 और करवाऊंगा, ताकि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए 15 मार्कर कि किस तरह उसको सॉल्व करना है मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, सीडी रोम, ऑप्टिकल मैग्नेटिक या एसएसडी सॉलिड स्टेट, थैंक यू। ऑप्टिकल, एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड, डीवीडीआर, ब्लू डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक, एंड पेन ड्राइव या मेमोरी स्टिक, दैट इज ऑल्सो सॉलिड स्टेट। तो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव ये सब क्या है, एसएसडी के मैकेनिज्म के ऊपर आपके पास काम करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चों ये बीच में कुछ थ्योरी दी हुई है मैंने आप लोग के लिए, इसको एक दफा ना रीड आउट कर लेगा। द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जस्ट रीड दैट वंस, जब आप घर पे आराम से उसको एक दफा रीड आउट कर लेगा अच्छी तरह। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल आता है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल मेमोरी। जब आप लोग की रैम की कैपेसिटी कम पड़ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ रैम, एंड दैट रैम बच्चों इज कॉल्ड, क्या कहलाती है आपके पास, वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। आप लोगों को पता है क्या वर्चुअल मेमोरी भी आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द वर्चुअल मेमोरी फर्स्ट। सेकेंडरी स्टोरेज is used to extend RAM. Data is swapped between RAM and disk CPU having more space for RAM. A very simple question बच्चों can come in the exam. Explain how paging is used to manage the virtual memory. Like simple words के अंदर how virtual memory works. पेजिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पेजिंग होती ये आपके पास एग्जामिनर माइट आस्क यू कि किस तरह वर्चुअल मेमोरी काम करती है, एक्सप्लेन, ये सवाल आ सकता है, हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स। सो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको जरा यहाँ पे, लेट्स सी।
memory is divided into equal size pages sorry not memory sorry data is divided बच्चों into equal size pages pages are loaded in RAM when RAM is full pages are moved in swap memory सेकेंडरी स्टोरेज। एक छोटा सा आप लोग को एक बात क्लियर कर रहा हूं, मैं बहुत स्पीड में आगे चला गया। देखिए वर्चुअल मेमोरी है क्या, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपकी रैम फुल हो जाती है ना, रैम में जगह नहीं होती, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आप हार्ड डिस्क को ना फॉर द टाइम बीइंग रैम बना देते, उसका छोटा सा पोर्शन रैम बना देते हैं। ये वर्चुअल मेमोरी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जो छोटा सा पोर्शन होता है ना हार्ड डिस्क का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वैप मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब लेट्स से एक पेज है, पेज नंबर 3, वो स्वैप मेमोरी के अंदर है। अब अगर वो पेज सीपीयू को चाहिए ना, तो वो पेज बच्चों स्वैप मेमोरी से उठा के आप कहां पे लेकर आएंगे, रैम में लाना पड़ेगा। क्योंकि सीपीयू सिर्फ डायरेक्टली रैम से एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट वो स्वैप मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। तो बस ये दिस वाज ऑल अबाउट वर्चुअल मेमोरी, ये कॉन्सेप्ट है। वापस से बता रहा हूं, रैम फुल हो गई, आपका डाटा कहां चला जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में आपका एक पोर्शन है, उस वहां चला जाएगा। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, स्वैप मेमोरी। अगर उस पोर्शन में एक पेज है, पेज नंबर 3, सीपीयू को अगर वो पेज चाहिए तो उस पेज को स्वैप किया जाएगा आपकी रैम में किसी पेज के साथ, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सीपीयू डायरेक्टली स्वैप मेमोरी से पेज एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। When RAM is full, pages are moved in swap memory if a page is required by CPU and is in swap memory, that page needs to be swapped with one of the pages from RAM and provided to CPU। ठीक है, तो दिस इज ऑल बच्चों अबाउट द वर्चुअल मेमोरी। ये आपके सामने बिल्कुल मैंने वर्चुअल मेमोरी को बिल्कुल आसान सी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया। मेमोरी यूज इन सेकेंडरी स्टोरेज दैट एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज इज कॉल्ड स्वैप मेमोरी। तो इतनी देर से हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, ये क्या कहलाता है, स्वैप मेमोरी। अब बच्चों एक ड्रॉबैक बता रहे हैं आपके पास वर्चुअल मेमोरी का, दैट इज कॉल्ड डिस्क थ्रशिंग। बोले डिस्क थ्रशिंग कब होती है? देखिए अब होता क्या है, मैंने क्या करा, लेट्स से हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को डिस्क थ्रशिंग 2 मिनट में समझ में आ जाए। आप लोग अगर ये 4 बच्चे मुझे एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, इन चारों बच्चों को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। पेजेस है हमारे पास, मेरे पास रैम में सिर्फ 3 बच्चों की जगह है, मैंने इन 3 बच्चों को रखा अपनी रैम के अंदर। वो वाला बच्चा कहां चला जाएगा, स्वैप मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, स्वैप मेमोरी में आ गया। अब मैं सीपीयू, मैंने बोला मुझे इब्राहिम को एग्जीक्यूट करना है, इब्राहिम रैम में मिल गए। मैंने बोला मुझे वो वाला बच्चा चाहिए, और नहीं मुइज, मुइज रैम में नहीं है,
तो इन्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रैम में लाना पड़ेगा। मैंने इब्राहिम से इनको स्वैप करा, इब्राहिम से स्वैप करा, मुइज आए, मैंने मुइज को एग्जीक्यूट करा। जैसे ही मैंने मुइज को एग्जीक्यूट करा, अब मुझे वापस से बच्चों कौन चाहिए, अगेन इब्राहिम चाहिए। मैंने बोला इब्राहिम, इब्राहिम कहां थे, स्वैप में फिर वापस बच्चों ये रैम में आएंगे, मैंने आपसे स्वैप कर दिया, योर नेम शाजिब। जैसे ही मैंने शाजिब स्वैप करा, अब सीपीयू ने बोला मुझे शाजिब चाहिए, मैंने शाजिब को स्वैप कर दिया। अच्छा इब्राहिम, इब्राहिम 2 से स्वैप करा बच्चों, जैसे इब्राहिम 2, अब मैंने सीपीयू ने बोला मुझे इब्राहिम 2 चाहिए। तो जब वो कांस्टेंट स्वैपिंग करने लग गए थे सीपीयू, सीपीयू बोलता है मेरा काम क्या है, वो बोलता है मेरा काम है भाई एग्जीक्यूट करना, आप मुझसे स्वैपिंग करवाए जा रहे हो भाई, मैं एग्जीक्यूट कब करूंगा। तो बच्चों एक वक्त आती है, एक स्टेज आती है, सीपीयू बोलता है भाई बस अब मैं इससे ज्यादा और स्वैपिंग नहीं कर सकता, और आपकी जो मेमोरी है वो क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क थ्रशिंग कहते हैं इस चीज को, कि कांस्टेंट स्वैपिंग ऑफ द मेमोरी बिटवीन द स्वैप मेमोरी एंड द रैम। तो ये बात लिख लें जल्दी से, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डिस्क थ्रशिंग, कांस्टेंट swapping of pages in and out of memory. Of course, if I'm only writing memory, this means I'm talking about RAM. All processing time is used in swapping of pages. तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज डिस्क थ्रशिंग कहते हैं हम इसे। तो ये डिस्क थ्रशिंग का वर्ड ना आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी आपके सिलेबस का पार्ट है। वर्चुअल मेमोरी का मेन वर्ड ही है आपके पास, मतलब मेन चीज है वर्चुअल मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो स्वैप मेमोरी का वर्ड, किस तरह रैम में मूवमेंट हो रही है, तो ये कॉमन वोकैबुलरीज हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, ऊपर कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं आप लोग को, और यहां पे आप लोग को स्टोरेज मीडियम सेलेक्ट करना है। अ प्रोग्रामिंग टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड विद सैंपल कोड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसके साथ जाऊं, डिवाइस सेलेक्ट करनी है, ऊपर ऑप्शन है, इन्हीं में सेलेक्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। स्टोरेज ऑफ फोटोग्राफ इन अ डिजिटल कैमरा, फ्लैश मेमोरी, परफेक्ट, पहला आ गया भाई, फ्लैश मेमोरी, डिजिटल कैमरा, फ्लैश मेमोरी मतलब एसडी कार्ड या यूएसबी या वो जो कार्ड आता है आपका, फ्लैश मेमोरी। बैकअप मेंटेन करना है, बैकअप मेंटेन करना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों कहां पे स्टोर होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, इंटरनल साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक बच्चों, तो दैट इज डीवीडी रैम। डीवीडी रैम में साइमल्टेनियस होता है आपके पास दोनों काम। और आखिरी बच्चों क्या बचा, तो ये कहां चला जाएगा, टुवर्ड्स सीडी रोम के अंदर आपके पास ये चला गया। तो कभी कभार अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो स्किप कर दें, आगे बढ़े, खुद ही वो बच जाएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये नेम स्टोरेज मीडियम विच इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन सब में से सॉलिड स्टेट ड्राइव बच्चों कौन सा है, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। दो बेनिफिट ऑफ सॉलिड स्टेट मेमोरीज, सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चों रिलायबल होती है, क्यों, मूविंग पार्ट नहीं होता कोई, तो हमने बता दिया दे आर रिलायबल सिंस नो मूविंग पार्ट। अनदर बेनिफिट बच्चों दे आर फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा, और इसका रीजन क्या है, बिकॉज डाटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। तो आपके पास डाटा डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, दैट्स वाई ज्यादा क्या होती है आपके पास, फास्ट होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड
अब हमारे पास इंटरनेट कम्युनिकेशन वाला टॉपिक बच्चों भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इलीगल एक्सेस, अब ये इसमें कॉमन टर्म्स हैं बहुत ज्यादा, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टर्म्स ज्यादातर पता है। इलीगल एक्सेस का वर्ड सुन के ही मैं बता सकता हूं क्या है ये। तो दिस विल बी बच्चों क्या होगा हमारे पास, इलीगल एक्सेस क्या होता है, दैट इज हैकिंग, सॉफ्टवेयर दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन, मुझे यही पे पता चल गया स्पाईवेयर, ठीक है। तो दिस विल बी स्पाईवेयर। मिलीशियस कोड इंस्टॉल्ड इन द हार्ड ड्राइव, बच्चों जब कोड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपको रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द फेक वेबसाइट, तो दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। और जो फेक ईमेल होती है वो क्या होती है, वो फिशिंग होती है आपके पास। तो दिस इज फार्मिंग। एंड क्रिएटर ऑफ कोड सेंड्स आउट एन लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल, तो बच्चों दैट इज फिशिंग। अ मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय वेब सर्वर टू स्टोर टेक्स्ट फाइल्स, कुकीज। और आखिरी बच्चों प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, दैट विल बी अ वायरस। ऐसे सवाल है, अच्छा होगा है ना, पेपर में आएंगे ऐसे 2-3 सवाल तो आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कुकीज के बारे में कुछ बातें की गई हैं भाई। दे आर फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर्स, सॉरी मैं लिखना भूल गया ऊपर, ये कुकीज के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, तो यू नीड टू मार्क के वो ट्रू है या फॉल्स। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, दे आर फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर्स, ट्रू फॉल्स। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, फॉल्स। दे आर यूज इन एडवर्टाइजमेंट, वो अलग, वो टारगेटेड मार्केटिंग अलग चीज है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों ये अलग चीज है, तो उसके लिए तो यूज नहीं। ओनली सिर्फ लिखा हुआ ना, ओनली यूज इन एडवर्टाइजमेंट, तो दैट्स ऑफ कोर्स नॉट ट्रू। दे आर यूज टू ट्रैक ब्राउजर यूज, यस दैट्स ट्रू। दे एक्ट एज अ सेम एज अ वायरस, फॉल्स। कुकीज के बारे में फिर एक और टॉपिक आ गया बच्चों, कुकीज कैन बी यूज टू स्टोर कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यस दे कैन। परसिस्टेंट कुकीज, कुकीज की दो टाइप होती है, एक होती है आपके पास सेशन कुकीज, एक परसिस्टेंट। परसिस्टेंट पर्सनल डाटा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ये सब क्या कर सकती है आपके पास, स्टोर कर सकती है, दैट्स ट्रू। कुकीज कैन ट्रैक आइटम्स ऑफ द कस्टमर दैट हैव व्यूड ऑन द वेबसाइट, यस दैट्स ट्रू। कुकीज विल करप्ट द डाटा, कुकीज आर डाउनलोडेड ऑन टू कस्टमर्स कंप्यूटर, कस्टमर के कंप्यूटर के अंदर होती है, यस बच्चों सर्वर सेंड करता है, कंप्यूटर आपके वेब ब्राउजर में इंस्टॉल होती है, तो आप कस्टमर कौन है, आप ही है ना, तो आपके कंप्यूटर में ही होती है ये, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होती है ये। कुकीज कैन बी डिलीटेड, यस अगर आप चाहें सेटिंग में जाएं, कुकीज का ऑप्शन होता है डिलीट कुकीज, तो यू कैन डिलीट द कुकीज एज वेल। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, वैसे जनरल बता रहा हूं, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी हुई है कि आप लोग के घर में टेलीफोन होंगे, दो टेलीफोन नंबर्स आर आईपी एड्रेस, मोबाइल फोन होंगे और वो क्या होंगे, आईपी एड्रेस, और जो घर का एड्रेस है वो क्या है आपके पास, मैक एड्रेस। तो ये डिवाइस है मेरी, इस डिवाइस का जो एड्रेस है बच्चों वो क्या है आपके पास, मैक एड्रेस, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर लगाता है। और आईपी एड्रेस जनरली कौन असाइन करता है, आप लोग का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, और या फिर अगर आप एक नेटवर्क का पार्ट है तो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर आप किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं है, आप किसी इंटरनेट का पार्ट नहीं है, तो आईपी एड्रेस आपके पास नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं जल्दी से दोनों को, थोड़े बहुत 3-4 डिफरेंसेस कर लेते हैं। आईपी एड्रेस is address of a device over network, while MAC address is physical address of a machine। Anyone IP address कितनी बिट्स, 32, और IPv6 128। MAC एड्रेस एक्सटेंडेड वर्जन
64, ठीक है। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ IPv4 32 bits and IPv6 128 bits. While MAC address consists of 48 bits and 64 ब्रैकेट में मेंशन कर दें कौन सा वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। फिर बच्चों आईपी एड्रेस, आप लोग को आईपी एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय राउटर और यू कैन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप लोग को प्रोवाइड करता है। वाइल मैक एड्रेस इज असाइंड बाय एनीवन। मैक एड्रेस कौन असाइन करता है, मैन्युफैक्चरर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा यहां पे। टू एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट। हार्डवेयर बेस्ड इंटरप्ट, प्रिंटर, पेपर, जैम, और अनदर एग्जाम्पल कैन बी बफर तो बेटा सॉफ्टवेयर है, पावर फेलियर, सॉफ्टवेयर बेस्ड, बफर फुल, और क्या हो सकता है, एक अनदर एग्जाम्पल क्या बताने, स्टैक ओवरफ्लो। या आप ये भी लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर फेलियर और उस वहां पे मेंशन कर सकते हैं हार्डवेयर फेलियर भी, ये भी मतलब काउंट होगी एग्जांपल्स, ठीक है। पेपर में याद ना आ रहा हो तो बस डायरेक्ट बोल देते हैं सॉफ्टवेयर फेलियर, हार्डवेयर फेलियर। नेक्स्ट, इंटरप्ट बच्चों बोल रहा है अकर हो गया है। बोले इंटरप्ट अकर होने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ऑर्डर सेट करना है। अच्छा, ये सवाल ना मैंने कहां से पिक करा है, ये सवाल मैंने पिक करा है, आप लोग के पास एक गाइड होती है दैट इज कॉल्ड द टीचर्स गाइड। तो आईजीसीएससी की जो टीचर्स गाइड है ना, वहां से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया था, अच्छा लगा था मुझे सवाल, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंटरप्ट और फैच एग्जीक्यूट साइकिल का काफी क्लोज रिलेशन है, तो एग्जामिनर इस तरह का सवाल दे सकता है, तो ये एक सवाल हो सकता है, वो दे देगा, बोलेगा सिर्फ नंबरिंग करो, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हो गया बच्चों, सीपीयू ने चेक करा, करंट फैच एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट कर, चेक इफ द इंटरप्ट एट द फ्रंट ऑफ द इंटरप्ट क्यू, मतलब इंटरप्ट आ गया, जनरेट हो गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, सबसे पहले इंटरप्ट की क्या चीज चेक करेंगे, प्रायोरिटी चेक करेंगे। तो सीपीयू चेक द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट, मतलब सोर्स मतलब वही, उसकी प्रायोरिटी चेक कर रहा है वो कि क्या प्रायोरिटी है। थर्ड नंबर पे बच्चों क्या होगा, इफ द इंटरप्ट इज ऑफ लोअर प्रायोरिटी इट लीव्स द इंटरप्ट। बोला हटो भाई, चलो आगे जाओ। कैरीज ऑन, जो करंट प्रोसेस वही थी, इफ द इंटरप्ट इज हायर सीपीयू स्टोर द करंट task being processed and fetches the interrupt into the CPU. तो this will be our third task. उसके बाद बच्चों क्या होता है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज कॉल्ड टू हैंडल द इंटरप्ट, मतलब उसको बुलाया जाता है कि भाई आप इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करो, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद बच्चों जब सब कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू चेक करता है द प्रायोरिटी ऑफ द नेक्स्ट इंटरप्ट, इफ हायर देन द करंट टास्क इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है। तो आखिर में आपके पास ये चीज परफॉर्म कर दी जाती है, सॉरी नॉट द, इट विल बी फिफ्थ वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपीस। मैं यहां पे बस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को डिफरेंस पता होने चाहिए। स्टैटिक आईपीस आर सेम every time we connect to a या to इंटरनेट। और डायनामिक आईपीस क्या होती हैं? दे मे चेंज व्हेन वी रिकनेक्ट। स्टैटिक आईपीस बच्चों यूज की जाती हैं यूज्ड बाय वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर्स अपनी आईपीस बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो उनकी आईपीस क्या होती है? स्टैटिक होती हैं। और ये कौन यूज करता है बच्चों? डायनामिक आईपीस कौन यूज करता है? यूज्ड बाय यूजर्स ऑफ इंटरनेट। और ये देता कौन है? गिवन बाय आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? आपको ये प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बच्चों आप लोग का पाथ आप लोग के पास डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ, लाइक पूरा पाथ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे, हमेशा अवेलेबिलिटी होगी इसकी, फुल अवेलेबिलिटी। लेकिन यहां पे क्या किया जाता है? आपकी बैंडविड्थ को शेयर किया जाता है, शेयर्ड बैंडविड्थ। अगर लोड ज्यादा है तो इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी डायनामिक वाले की। देन बच्चों स्टैटिक आईपीएस को ना आप लोगों को खुद ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, खुद ही असाइन करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द डायनामिक आईपीएस तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दी जाती हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग। आपकी बुक में ये प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ है, तभी मैं लिखना चाहूंगा उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपकी बुक में ये नाम लिखा हुआ है, तभी मैंने यहां पे लिख दिया DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली का साइन कर दी जाती है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बच्चों। ये आपके सिलेबस के अंदर अलग से था कि आप लोग को स्टैटिक और डायनामिक आईपीस में डिफरेंस पता होना चाहिए। दीज आर द डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस। इसके अलावा और भी हैं, और भी डिफरेंसेस, लेकिन ऑफ कोर्स इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम और डेप्थ में जाएं। यही आप लोग कर ले तो मतलब एग्जामिनर मैक्सिमम 2 मांग लेगा, 3 मांग लेगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों अगला सवाल है कि आप लोगों को चेक करना है ये जो टास्क है ये राउटर परफॉर्म करते हैं या नहीं। रिसीव्स पैकेट्स फ्रॉम डिवाइसेस, इट्स अ टास्क ऑफ अ राउटर और नॉट? यस, इट्स अ टास्क ऑफ अ राउटर। फाइंड एन आईपी एड्रेस of a uniform resource locator. No, this is not the task performed by the router. Directs each packet to all devices attached to it. एक राउटर है, वो बोले 10 आपके साथ सबसे क्या करने, सबसे साथ कनेक्टेड है, सबको फॉरवर्ड कर देगा मैसेज। ऐसा तो कुछ भी नहीं करता, जो स्पेसिफिक होता है उसको फॉरवर्ड करता है सिर्फ। दैट इज ऑल्सो नॉट परफॉर्म बाय द राउटर। स्टोर द आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। यस। अच्छा, ऐसे एक सवाल कर रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास राउटर जो होता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस तो चले खैर वो तो पैकेट के अंदर ही होता है, लेकिन राउटर के अंदर भी एक टेबल होता है। उस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? राउटिंग टेबल, जो मल्टीपल सराउंडिंग नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? अपने पास होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट, 2 फंक्शन बताने वेब ब्राउजर
are rendered hypertext markup language to display and store cookies. Two other function of a web browser. कोई भी दो फंक्शन बना दे वेब ब्राउजर के, bookmarks और allow multiple tabs to open. Identify two ways that cookies can be enhanced user experience of this website. तो user by storing user preferred settings, क्योंकि ये सब भी स्टोर कर सकता है कि भाई यूजर ने जो प्रीफर्ड सेटिंग करी हुई है वही उसने स्टोर कर ली, जब यूजर आएगा तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा उसको. अनदर थिंग बच्चों, हाँ शॉपिंग कार्ट, तो यही लिखने वाला था मैं. अब शॉपिंग कार्ट आर kept stored in cart selected by user. तो यूजर ने जो अपने आइटम सेलेक्ट करे होंगे खरीदने के लिए, तो वो कार्ट में रहेंगे आपके पास. तो दैट इज ऑल्सो पर्सनलाइज उसका एक्सपीरियंस लगेगा कि वो 10 दिन बाद भी आके वेबसाइट के ऊपर आए, लेकिन उसने जो 10 दिन पहले चीजें सेलेक्ट करी थी वो अभी तक कार्ट में स्टोर्ड है ऑलरेडी. तो वो थोड़ा सा पर्सनलाइज फील करेगा, अच्छा फील करेगा. नेक्स्ट, differentiate between HTTP and HTTPS. Hypertext Transfer Protocol, and S is for secure या security. अगर बच्चों HTTPS है आप लोग के पास, URL is being बोले तीन चीजों को बच्चों लेबल करना है. फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. आई थॉट वो नीचे वाला क्वेश्चन होगा, इसमें मेंशन करना है भाई प्रोटोकॉल. सेकंड पार्ट क्या कहलाता है आप लोग के पास, डोमेन नेम. एक यूआरएल के अंदर द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड डोमेन नेम एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड फाइल ऑन दैट सर्वर. या फिर मैंने आपको बताया था अगर कोई सर्चिंग चीज, कोई चीज सर्च कर रहे हो तो इट कैन बी कॉल्ड एज क्वेरी स्ट्रिंग एज वेल. नहीं कोई चीज सर्च कर रहे हो, अभी तो बिल्कुल पर्टिकुलर न्यूज सर्च आप देख रहे हैं, तो दिस विल बी फाइल ऑन दैट सर्वर. HTTP और बच्चों HTTPS के दरमियान डिफरेंस बताना है. तो बच्चों HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिक्योर HTTPS uses SSL या फिर TLS सर्टिफिकेट. HTTPS ensures server is authentic data exchange will be encrypted. और इन्हीं सारी चीजों को बच्चों अपोजिट कर लें. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका जो सर्वर है वो ऑथेंटिक हो या ना हो, और डाटा जो एक्सचेंज किया जाएगा वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा. वो कैसा होगा, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होगा. कोई भी हैक कर ले, कोई भी देख ले क्या डाटा है क्या चीजें, तो आपका डाटा प्लेन फॉर्म के अंदर आपके पास एक्सचेंज किया जाता है. आगे बढ़ते हैं.
वही सवाल आ गया, HTML 3 वेब ब्राउजर के फंक्शन लिखने आप लोगों ने। सो बच्चों लिख दें, वन ऑफ द फंक्शन इज स्टोर कुकीज। आप लोग बुक मार्क स्टोर कर सकते हैं, स्टोर बुक मार्क्स। और क्या था मेरे पास, आप एक और क्या बताया था आपको, मल्टीपल टैब्स कैन बी ओपन टुगेदर। नेक्स्ट, IPv4, IPv6, it can use hexadecimal notation। बस यही तो है, आज चले कुछ तो आप लोग सीख के जाएंगे। देखिए, कैन यूज के अंदर बच्चों IPv4 को भी मैं हेक्साडेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये मेरी विश होती है, हमारी मर्जी होती है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। मैं IPv4 को भी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट, मतलब रिप्रेजेंट करना है डेसिमल वैल्यू में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दूं, तो दोनों को कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये दोनों है आपके पास, बोथ। ईच ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज ऑफ नंबर बिटवीन 0 से लेके 65535। ये 65535 पहले तो ये बताइए कहां मैंने सुबह पढ़ाया था आपको, कभी 2 की पावर 16 का मैंने पढ़ाया था। वो 2 बस यहां पे ये था, यहां पे क्या था 6, वो 6 इसलिए था क्योंकि वो 0 उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो 0 इंक्लूड कर लेते आप लोग तो एक नंबर कम हो जाता आपके पास है। तो इसका मतलब 16, एक पार्ट, एक ग्रुप 16 बिट्स का किसमें होगा, IPv6 में होता है। 16 के हेक्स स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो IPv6 में आपके पास क्या होता है, 16 ग्रुप्स का एक ग्रुप होता है वो। और 4 कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स, दैट इज IPv4 यूजेस डबल कॉलन। बच्चों डबल कॉलन आपके पास IPv6 के अंदर यूज किया जाता है, और द टोटल लेंथ इज ऑफ 32 बिट्स, तो दैट इज IPv4। तो ये मोस्ट लाइकली अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स पता ना भी हो, लाइक आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ो, तो बस ये जो बातें लिखी है बस ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि डबल कॉलन यूज होता है IPv6 के अंदर। ये आपके पास 16 ग्रुप्स बिट्स का एक, मतलब एक ग्रुप होता है आपके पास, एंड सो ऑन। द राउटर हैज IPv4 गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ IPv4 वर्सेस IPv6। 3 डिफरेंस आप लोगों को बताने। पहला डिफरेंस बच्चों फॉर्मेट के ऊपर है, बिट्स के ऊपर बता दें, तो मैंने बता दिया IPv4 consist of how many bits, 32 bits, while IPv6 having 128 bits। IPv4 having 4 octets, 4 octets, while IPv6 having 8 hexstates। Hexstates consist of 16 bits और octet consist of 8 bits। IPv4 में IPv4 each octet is separated by dot, while in IPv6 each hex state is सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट होता है, कॉलन से सेपरेट किया जाता है। तो दीज आर द जर्नल डिफरेंस बच्चों जो आप लोग के माइंड में होनी चाहिए बिटवीन IPv4 एंड IPv6। दैट्स मोर देन इनफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट कंटेन्स द डोमेन नेम।
ब्राउजर, यूआरएल या आईपी एड्रेस। यूआरएल कंटेन करता है आपके पास डोमेन नेम। इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, कन्वर्ट्स HTML टू डिस्प्लेइंग द पेज। ब्राउजर इट्स अ टाइप ऑफ एड्रेस। आईपी एड्रेस भी एक एड्रेस है और यूआरएल भी क्या है आपके पास, एक एड्रेस है। यूआरएल एक कैसा एड्रेस है, इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस। याद रखिएगा ये टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है। टेक्स्ट का होता है तो टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है ये आपके पास। स्टोर कुकीज, वेब ब्राउजर बच्चों आप लोगों के पास स्टोर करता है कुकीज। बोले 3 फीचर बताओ मैक एड्रेस के। मैक एड्रेस के बच्चों आप लोगों को 3 फीचर्स बताने, तो मैंने बता दिया। यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। एक और फीचर बच्चों, कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स। एक और फीचर बच्चों, असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर। तो आपके पास मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इसको असाइन करता है। डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। देखिए जल्दी से रिकैप करवा रहा हूं। आपने अपना वेब ब्राउजर ऑन करा, आपने टाइप करा cambridge.com। ये cambridge.com फॉरन रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, डीएनएस के पास जाएगी। डीएनएस उस डोमेन नेम के बैकएंड के ऊपर एक आईपी एड्रेस होगा, उसको ढूंढेगा। ढूंढ के क्या करेगा, वापस से वेब ब्राउजर को रिटर्न करेगा। वेब ब्राउजर क्या करेगा, उस डीएनएस के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा और वो सर्वर क्या करेगा, आपको रिप्लाई बैक कर देगा। दैट्स द प्रोसेस। ये मैं डायग्राम सारी जो मैंने क्लास में बनवाई थी, मैं आपके साथ जो नए बच्चे उनके साथ भी शेयर करूंगा। रात में जब आप लोग का ग्रुप के ऊपर आपके पास सारा लिंक आ जाएगा, क्लास के लेक्चर आ जाएंगे, इसमें सारी डायग्राम वगैरह मैंने बनाई हुई है, तो आपको एक दफा रिकैप करने में आसानी होगी, अच्छा होगा। तो वो बोल रहे बच्चों आप लोगों को अभी यहां पे क्या करना है, पैटर्न बनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा, ईवा बच्चों टाइप्स द यूआरएल इन द वेब ब्राउजर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप शी इज गोइंग टू डू। सबसे पहला काम क्या होगा, वो यूआरएल टाइप करेंगी वेब ब्राउजर के अंदर। सी वेब ब्राउजर सेंड द यूआरएल टू डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम क्या करेगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग आईपी फाइंड आउट करेगा। आईपी जब मिल जाएगी बच्चों क्या करेगा, वो डीएनएस लुकअप करेगा यूआरएल टेबल के अंदर। वो क्या करता है, लुकअप करता है। अच्छा सॉरी, पहले बच्चों क्या करता है, वो आपके पास वो मतलब यूआरएल लुकअप टेबल, मतलब एक टेबल डेटाबेस होता है, उसके अंदर वो चेक करता है। तो वो आपके पास क्या करेगा, डीएनएस लुकअप करेगा यूआरएल इन टेबल, और टेबल जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा बच्चों, फिर वो फाइंड आउट करता है द कोरस्पॉन्डिंग आईपी, और फिर क्या करेगा, वो डीएनएस रिटर्न कर देगा आईपी टू द वेब ब्राउजर। तो ये आपके पास सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आप लोग को माइंड में होना चाहिए। अगले पार्ट के अंदर आप लोग को एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हो सकता है इस साल के लिए। बोले इस ये आईपी एड्रेस इनवैलिड है। 2 रीजन बताने क्यों इनवैलिड है। एक ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर आ सकता है, 255। सर कैसे, इसकी रेंज होती है आपके पास 0 से लेकर 255, बिकॉज एक ऑक्टेट आपके पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ आपके पास 8 बिट्स। तो 8 बिट्स के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे डेसिमल के अंदर, तो आपके पास दिस इज द रेंज फॉर ईच ऑक्टेट। अब मुझे बताएं, और इस तरह के 4 ऑक्टेट्स होते हैं आपके पास। अब आप मुझे बताएं इसमें मसला क्या है। जो सेकंड ऑक्टेट है वो क्या कर रहा है, आपकी रेंज को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले ये इनवैलिड है, तो मुझे रीजन बताना है। सेकंड ऑक्टेट एक्सीडिंग रेंज। आपने एग्जाम्पल बता दी, मैक्स क्या है आपके पास 255। और बच्चों सेकंड रीजन, कितने ऑक्टेट्स होते हैं आपके पास, 4, यहां पे कितने, 3। तो
वन या यू कैन से मिसिंग ऑक्टेट। और आपने बता दिया वी हैव 4 ऑक्टेट्स। यहां पे सिर्फ कितने, 3 ऑक्टेट्स हैं। अब वो बोल रहे बच्चों ये थोड़ा सा बस समझ लें, ज्यादा हैवी सवाल है, लेकिन ये ऐसा है कि आप लोग इजीली ना खुद जज कर सकते हैं इसमें गलती क्या है। ये बोल रहे IPv6 है और IPv6 बोल रहा है ये इनवैलिड है। आपको 2 रीजन बताने हैं। एक रीजन मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये जो डबल कॉलन है ना, ये सिर्फ एक दफा यूज किया जा सकता है। मैंने एक रीजन आपको बता दिया। थोड़ा सा डेप्थ के अंदर है ये सवाल, लेकिन फिर भी आपको बस नॉलेज की बेसिस के ऊपर पता होना चाहिए। तो ये तो 2 दफा यूज हो गया, तो ये तो एक रीजन ये बता दिया। दूसरा रीजन इतना कॉमन है कि आप लोग खुद बता देंगे मुझे। इनवैलिड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, एल बच्चों आप लोगों को पता है होता ही नहीं है, मैक्सिमम क्या होता है, एफ तक हो सकता है। गुड, तो हमने यहां पे पहला बता दिया एल इज इनवैलिड कैरेक्टर। और सेकंड रीजन, डबल कॉलन कैन बी यूज्ड वंस। तो 2 दफा यूज हुआ है, तो आपके पास दैट्स वाई दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट, बच्चों मैं अभी आया बाहर से और मैंने आके बोला भाई कि मैं A स्टार अवार्ड करना चाहूंगा जिस बच्चे की कैंडिडेट आईडी क्या है, 2024 है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपके पास आप सब बच्चों को एक एक क्या मिली हुई है, कैंडिडेट आईडीज मिली हुई है। ठीक है, कैंडिडेट आईडी से मैं क्या चीज डिफरेंशिएट करता हूं, मैं क्या चीज फाइंड आउट करता हूं, आइडेंटिटी, यूनिकनेस। हर बच्चे का मुझे पता है एक अलग क्या होगी, एक यूनिक क्या होगी, कैंडिडेट आईडी होगी। सिमिलरली आपके पास नेटवर्क के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर जो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, तो उस नेटवर्क में भी तो मुझे डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों मुझे कौन हेल्प करता है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, इसके अंदर एक एड्रेस होता है एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस। तो NIC के अंदर मैक एड्रेस होता है, इसकी मदद से मैं यूनिकली क्या कर लेता हूं, अपने डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर लेता हूं। बच्चों यही सवाल है पहला। वन पर्पस ऑफ NIC इज टू प्रोवाइड कंप्यूटर विद अ मैक एड्रेस। डिस्क्राइब अदर पर्पसेस ऑफ CNIC, CNIC नहीं, NIC। ठीक है, तो मैंने यहां पे डिस्क्राइब करा। कनेक्शन between network and computers, receive data in a network and forward to the dedicated device. Give 3 characteristics। बच्चों आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने ऊपर 3 फीचर्स पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। मैक एड्रेस के वही यहां पे लिखने होंगे आपने, कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है, तो यू कैन राइट, ऊपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बच्चों आप लोग के पास सवाल आया है कि इसमें से एक आईपी एड्रेस क्या है, वैलिड है, बाकी सारे इनवैलिड हैं। जो वैलिड है आपको वो चेक करना है। पहला वाला चेक करता हूं बच्चों, ये तो इनवैलिड हो गया। रीजन, कॉलन आए हुए किससे सेपरेट होना चाहिए, डॉट से सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, इनवैलिड है। रीजन, हेक्साडेसिमल इज नॉट द रीजन। लिमिट एक्सीड हो रही है, ये रीजन है। लिमिट कहां एक्सीड हो रही है आपको कैसे पता चला, कहां पे एक्सीड हो रही है, 2FF, ये लिमिट। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ला सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, 2। अगर मुझे 3 कैरेक्टर, इसका मतलब एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं, 8।
यहां पे बच्चों 2 को बाइनरी में करूंगा 4, एफ को करूंगा 4 4, तो कितनी टोटल बिट्स हो गई? 12 बिट्स हो गई। एक ऑक्टेट में मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 8। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया आपके पास, इसलिए इनवैलिड है। थर्ड, परफेक्ट, 4 ऑक्टेट्स सेपरेटेड बाय डॉट और तीनों ऑक्टेट रेंज के अंदर है, 0 से लेकर 255 तक की रेंज है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, 4 ऑक्टेट्स डॉट से सेपरेट हुआ है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज द आंसर। लास्ट वाला बच्चों रीजन बताएं। 257, जो एक तो थर्ड ऑक्टेट भी है, रेंज भी एक्सीड कर रहा है, और कितने ऑक्टेट्स बना दिए उसने? 5 बना दिए। 1 2 3 4 5, कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, अ कंपनी ओनर हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू नेटवर्क, और ये बता रहा है बच्चों, a company owner has deployed the data might have errors after transmission. Explain how data might have errors after transmission. मतलब डेटा ट्रांसमिट हो गया, अब ट्रांसमिट होने के बाद बोल रहे एरर आ गए उसके अंदर आफ्टर ट्रांसमिशन, तो बोले किस तरह आ सकते हैं? बच्चों मैंने बता दिया यहां पे, जब डेटा आपका रीअसेंबल हुआ, रीअसेंबल्ड इन रॉन्ग पैटर्न, गलत पैटर्न के ऊपर बच्चों रीअसेंबल हो गया। अनदर रीजन कैन बी, जब डेटा आपके पास आया डेस्टिनेशन पे, तो डेटा कैन बी लॉस्ट, या डेटा बच्चों कैन बी उसके अंदर आपके पास गेन भी आ सकता है, या डेटा के अंदर आपके पास कुछ ऑल्ट्रेशन आ सकती है, तो डेटा कैन बी चेंज्ड। डेस्टिनेशन पे बच्चों आपके पास क्या हो गया? इंटरफियरेंस हो गई, could occur. अनदर रीजन कैन बी बच्चों डेटा कोलाइड कर गया, दो डेटा एक साथ पहुंच गए, तो डेटा कोलिजन अकर्ड। बस इन इन चीजों का, अब ये डेटा कोलिजन, डेटा इंटरफियरेंस, इनकी बड़ी बड़ी डेप्थ है, लेकिन आपको बस सिर्फ ये वर्ड पता होना चाहिए, दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स मोर देन फाइन। बच्चों ये बता रहे कि आपके पास एक कंपनी ओनर ने डिसाइड टू इंट्रोड्यूस एन एरर चेकिंग मेथड, और यहां पे इसने इसने और पैरिटी चेक अप्लाई किया है, और इसने ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट अप्लाई करा है। बोले इन दोनों को मिला के आपको यूज करना है, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 8 मार्क्स। बोले एक ही डेटा है, उस पर पैरिटी चेक भी अप्लाई करना है और एआरक्यू भी अप्लाई करना है, तो बोले किस तरह अप्लाई होगा? तो बच्चों मैंने स्टार्ट करा इसको आंसर लिखवाना आप लोगों को। 8 मार्क्स अवॉर्ड करे तो मैं खुद लिखवाना चाहूंगा। नंबर, सॉरी, फर्स्ट, at sender side number of ones are counted. For each byte. Each byte having parity bit as well. If number of ones are odd, parity bit is 0,
else 1. First set of data is sent receiver also count number of ones. If number of ones are odd, a positive acknowledgement is sent to sender, and sender sends next pair of data. If number of ones are even, negative acknowledgement is sent to sender, and sender sends same pair of data. If data or acknowledgement is lost during transmission, a timer a timeout signal is sent, and message is again sent. Same process is applied until whole data is sent. ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मगरिब की नमाज आप लोग पढ़ लें, 7:30 हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे और आप लोग अपने घर वालों को रिसीविंग टाइम 9:30 का देंगे। ठीक है, जो बच्चे खुद जाएंगे वो खुद जाएंगे, लेकिन जो बच्चे घर वालों को टाइम देना है 9:30 का आप लोग टाइम देंगे। अब मैंने वो हिसाब लगाया भी रहता है, आई डोंट नीड टू रश, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, आराम से सुकून से अब अगला जो 2 हमारे पास होंगे हम कर लेंगे कवर अप पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th सेशन स्टार्ट होगा 7:30 पे। नमाज पढ़ लें आप लोग, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह लें, चाय वगैरह पिए और फ्रेश हो थोड़ा सा, और फिर वापस से रिज्यूम करते हैं एट 7:30। ठीक है, अल्लाह हाफिज।